हेलो दोस्तों, परफेक्ट एकेडमिक एनवायरनमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी 110 की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है वैश्वीकरण और राज्य की संप्रभुता। तो वैश्वीकरण होता है क्या? वैश्वीकरण का मतलब होता है कि विश्व के अंदर जो भी दुनिया जितने भी देश हैं आपस में जब व्यापार करें या संस्कृति को अपनाएं बिना किसी ज़बरदस्ती के, वो वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण समकालीन विश्व राजनीतिक और अर्थशास्त्र को संचालित करने वाली एक अत्यंत व्यापक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके तहत संपूर्ण विश्व में वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, सूचनाओं, तकनीक और लोगों का प्रभाव बिना किसी भौगोलिक या राजनीतिक बाधा के हो रहा है। दूसरी ओर राजनीतिक विज्ञान के पारंपरिक सिद्धांतों में राज्य की संप्रभुता को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का आधार माना गया है, जिसकी स्थापना 1648 की वेस्टफेलिया की संधि से मानी जाती है। संप्रभुता का अर्थ है राज्य का अपनी सीमाओं के भीतर नियम और कानून बनाने का सर्वोच्च, अंतिम और स्वतंत्र अधिकार, जिसमें कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जैसे कि बात हमने की अभी वैश्वीकरण है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। तो इसके अंदर क्या है कि एक देश की सरकार जो भी अपने कानून बनाती है सिर्फ वो अपने देश के लोगों पे ही लागू कर सकती है, बाहर के देशों पे अपनी मर्जी नहीं चला सकती। वैश्वीकरण के तीव्र विस्तार ने इस पारंपरिक धारणा को हिलाकर रख दिया है। आज विद्वानों के बीच यह बहस का मुख्य विषय है कि क्या सीमाओं के आर पार होने वाले इस बेलगाम वैश्विक प्रवाह ने संप्रभु राज्य की शक्ति को कमज़ोर कर दिया है या राज्य ने खुद को एक नए परिवेश में ढाल लिया है। जैसा कि आप आज के समय में देख रहे हैं, ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसके कारण क्या है कि सभी देशों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तेल के लिए। तो यही है कि इसके अंदर कोई भी देश अपनी मनमानी नहीं कर सकता है कि अपने कानून दूसरे देश पर लागू नहीं कर सकता। तो वैश्वीकरण के कारण संप्रभुत्व पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव क्या करते हैं, राज्य को कमज़ोर कर देते हैं। तो देखो, अति वैश्वीकरणवादी विचारों का मानना है कि वैश्वीकरण के कारण संप्रभु राज्यों का प्रभाव लगातार कम हो रहा है। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं। पहला है आर्थिक संप्रभुत्व का संकुचन। तो वैश्वीकरण से पहले सरकारें अपने देश की आर्थिक नीतियाँ जैसे बजट हो गए, टैक्स हो गया, आयात निर्यात शुल्क हो गया, पूरी तरह स्वतंत्र होकर बनाती थी। परंतु आज राज्यों को विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कठोर नियमों और शर्तों के अनुसार काम करना पड़ता है। देखो, जब देश राजाओं के अधीन हुआ करता था तो वहाँ पर राजा अपने कानून लागू करते थे, लेकिन जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, गुलामों से, अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ है, तब से क्या है कि इनके अनुसार, जैसे WTO हो गया, विश्व बैंक हो गया, इनके अनुसार ही देश को चलाना पड़ता है। उन्हीं के अनुसार टैक्स निर्धारित करना पड़ता है। यदि कोई देश अपने स्थानीय किसानों या छोटे उद्योगों को बचाने के लिए विदेशी सामान पर भारी टैक्स लगाना चाहे तो वह WTO की संधि के कारण ऐसा करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। दूसरा पॉइंट है कल्याणकारी राज्य की भूमिकाओं का अंत। पारंपरिक रूप से लोकतांत्रिक राज्यों का मुख्य काम अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार देना था, लेकिन नव उदारवादी वैश्वीकरण के इस दौर में राज्यों पर वैश्विक बाजार का दबाव रहता है। विदेशी निवेश और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने देशों में आकर्षित करने के लिए सरकारों को कल्याणकारी योजनाओं के खर्चों में कटौती करनी पड़ती है, कॉर्पोरेट टैक्स कम करने पड़ते हैं और कंपनियों के फायदे के लिए मजदूर कानूनों को लचीला बनाना पड़ता है। इससे राजनीतिक विज्ञान में कल्याणकारी राज्य से बाजार अनुकूल राज्य की ओर बदलाव कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो कि सरकारी काम हो तो उसमें देश का फ़ायदा नहीं होता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही फ़ायदा होता है। तो सरकार क्या करती है कि प्राइवेट कंपनियों के टैक्सेस को कम कर देती है, जिससे क्या होता है, उनका प्रॉफिट ज़्यादा होता है और टैक्स मान लो सही मात्रा में मिलता है। अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बढ़ता साम्राज्य। आज के दौर में एप्पल हो गया, गूगल, अमेजन और वॉलमार्ट जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आर्थिक साम्राज्य दुनिया के कई छोटे देशों के कुल सकल उत्पाद से भी बड़ा हो चुका है। ये कंपनियां विकासशील देशों की सरकारों पर अपनी मर्जी की नीतियां बनाने का आर्थिक दबाव डालती हैं। यदि सरकारें इनके अनुकूल नियम नहीं बनाती तो ये अपनी पूंजी को दूसरे देश में ले जाने की धमकी देती है, जिससे सरकारों को झुकना पड़ता है। कि सबसे ज़्यादा आजकल देखा जाए तो गूगल सबसे ट्रेंड पे है, अमेज़ोन हो गया, अमेज़ोन भी सबसे ट्रेंड पे है, तो इनके कारण प्रॉफिट हमारे देश को ज़्यादा मिलता है। तकनीकी चुनौती और डिजिटल प्रभाव। इंटरनेट, सोशल मीडिया और सैटेलाइट संचार ने राज्य की सीमाओं को लगभग गायब कर दिया है। सूचनाओं, विचारों और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का वैश्विक प्रभाव अब किसी भी राज्य की सेंसरशिप या कानूनी नियंत्रण के अधीन नहीं रहा। इसके कारण राज्य अपने नागरिकों के वैचारिक और सांस्कृतिक माहौल पर से पूर्ण नियंत्रण खो चुके हैं। देखो,
कोई भी देश की सरकार, जैसे मान लो सोशल मीडिया पे कोई भी पब्लिक कुछ भी डाल रही है तो उस पर पूरा कंट्रोल नहीं रह सकता, कि कंट्रोल रखेगी तो नागरिक भड़क सकती है और सरकार हट सकती है। इससे सरकार उनके अधीन कार्य करती है। दूसरा दृष्टिकोण रूपांतरणवादी परिप्रेक्ष्य, राज्य की शक्तियों का नया रूप। सही विचार इस बात से सहमत नहीं है कि वैश्वीकरण ने राज्य को लाचार बना दिया है। रूपांतरवादी और संदेहवादी विचारों का तर्क है कि राज्य आज भी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का सबसे शक्तिशाली अभिनेता है और उन्हें खुद को मजबूत करने के लिए नई तकनीकों का अपना लिया है। डिजिटल और एआई निगरानी तंत्र। वैश्वीकरण ने राज्यों को नागरिकों पर नियंत्रण रखने के लिए इतिहास के सबसे आधुनिक और खतरनाक तकनीक उपकरण दिए हैं। आज सरकारें डेटा माइनिंग, एआई सर्विलांस, बायोमेट्रिक ट्रैकिंग और सीसीटीवी नेटवर्क के माध्यम से अपने नागरिकों की हर गतिविधि पर पहले से अधिक सटीक और मजबूत नियंत्रण रखती है। राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की प्रसंगता। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, साइबर हमलों और वैश्वीकरण महामारी जैसे गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरों ने यह साबित कर दिया है कि नागरिकों की जान बचाने के लिए एक सैन्य रूप से मजबूत राज्य का होना अनिवार्य है। संकट के समय जैसे युद्ध हो गया, महामारी के दौरान लोग कंपनियों के पास नहीं बल्कि अपनी राष्ट्रीय सरकार की ओर देखते हैं। आज भी सीमाओं की सुरक्षा, पासपोर्ट, वीज़ा, नियम और नागरिकता तय करने का अंतिम अधिकार केवल राज्य के पास ही सुरक्षित है। जैसे कि एग्जांपल दिया जाए कि कोरोना के अंदर मान लो कोई भी पब्लिक कहीं भी जॉब कर रहा है तो वो कंपनी की तरफ नहीं देखता था, वो सरकार की तरफ देखता था कि कैसे सरकार उनको बचाएगी। विश्लेषणात्मक मूल्यांकन और भारतीय संदर्भ। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो 1991 का आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने वैश्विक बाजार के लिए अपने दरवाजे खोले हैं। इससे भारत की आर्थिक संपदा पर वैश्विक बाजार का प्रभाव अवश्य पड़ा, लेकिन साथ ही भारत की आर्थिक शक्ति में भारी वृद्धि हुई। आज भारत वैश्विक मंचों पर अपनी संपूर्ण इच्छा को पूरी मजबूती से रखता है। यह दर्शाता है कि वैश्वीकरण का सामना करते हुए भी एक मजबूत राज्य अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सकता है। तो देखो निष्कर्ष क्या निकलता है, ये कहना पूरी तरह गलत होगा कि वैश्वीकरण ने संप्रभु राज्य को समाप्त या अप्रसिद्ध कर दिया है। वास्तविक स्थिति यह है कि राज्य की संप्रभुता निरपेक्ष और एकाकी नहीं रही, बल्कि वह नेटवर्क संप्रभुता या साझा संप्रभुता में बदल गई है। इस नए युग में राज्य की शक्ति खत्म नहीं हुई, बल्कि उसकी भूमिका बदल गई है। अब राज्य को अपनी आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ वैश्विक ताकतों, नियमों और नेटवर्कों के साथ तालमेल बिठाकर अपनी संपदा का संचालन करना पड़ता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्ले लिस्ट में जाके बाकी वीडियो भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।